तो बिहार जनरल स्टडीज यानी बीएसएससी मेंस जनरल स्टडीज फर्स्ट का आज पहला क्वेश्चन आपने पहले देखा है। क्वेश्चन में क्या आया था एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसको लिखना है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना होगा। एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप उसको याद रखिएगा ताकि उसको आप वहां पे एक्सपेंड कर सके। तो क्वेश्चन क्या है, मौर्य कला पे प्रकाश डालिए और बिहार में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो मौर्य कालीन कला के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद कैटेगराइज करेंगे कि क्या क्या करना है नहीं करना है। तो मौर्य कालीन कला की बात यदि किया जाए तो भारत में लगभग सर्वप्रथम कला ऐसी थी जो विकसित हुई। इससे पहले सैंधव सभ्यता की कला भी उन्नत थी, लेकिन उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए भारत का सर्वोत्कृष्ट कला के रूप में या सर्वप्रथम कला के विकास के रूप में यदि माना जाता है तो इसी को माना जाता है। चंद्रगुप्त की काल या अशोक की काल में जब मौर्य काल चल रहा था तो राजकीय कला या फिर दरबारी कला भी इसको कर सकते हैं, महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए थे। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय रूप में क्या है, क्षेत्रीय कला या फिर लोक कला, ठीक है, लोगों की कला, लोक कला और मूर्ति कला का विकास हुआ था। तो आप इसको इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं राजकीय कला, राजकीय कला, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं लोक कला या मूर्ति कला। मूर्ति कला पहले देख लेते हैं, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा, चलिए ठीक है। तो मौर्यकालीन कला को हम बांटेंगे राजकीय कला और लोक कला या मूर्ति कला के रूप में। अब राजकीय कला को हम किस किस में बांट सकते हैं, ठीक है। राजकीय कला को हम बांटेंगे चंद्रगुप्त कालीन कला, चंद्रगुप्त कालीन कला, अशोक कालीन कला, अशोक कालीन कला, और हो गया दशरथ कालीन कला, दशरथ कालीन कला, कालीन कला। अब ये 3 पॉइंट को आपको एक्सपेंड करना होगा, 300 वर्ड में लिखना होता है, तो लगभग आपको इधर ही 250 वर्ड कर देना है। लोक कला या मूर्ति कला को आप 50, हाँ उधर विशेषता भी है तो इसको 200 तक कीजिए और 100 वर्ड कीजिए। तो राजकीय कला में चंद्रगुप्त कालीन कला, अशोक कालीन कला, दशरथ कालीन कला। अब ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त की कला में मेनली आप याद रखिएगा कुम्भरार, पटना के कुम्भरार का राजप्रसाद, राजप्रसाद। अब इस राजप्रसाद के बारे में आपको डिटेल से पॉइंट पता होना चाहिए, उसका भी वर्णन करेंगे। और अशोक कालीन कला में मौर्य काल में अशोक के समय में भी कला का विकास हुआ था, तो उसमें कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे स्तंभ, दूसरा स्तूप, तीसरा याद रखेंगे पाषाण, पाषाण वेदिका, ठीक है। अब थोड़ा सा संस्कृति वर्ड लिख दिया जाता है गुहा, या गुफा भी लिखिएगा तो चलेगा, गुहा विहार या फिर गुफा विहार। ये चारों का वर्णन करके करना होगा और उसमें जगह का नाम, कुछ व्यक्तियों का वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं। दशरथ कालीन कला को ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें सिर्फ याद रखना है पॉइंट में, इसे बहुत सारा है, यक्ष यक्षी की मूर्ति, ठीक है। अब चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त कालीन कला जो कुम्भरार। तो चंद्रगुप्त के समय में भी आपको बनाना होगा, चंद्रगुप्त के समय में भी मौर्य कालीन कला जो भी था, स्थापत्य कला जो, ठीक है, वो महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ था। इसका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कर सकते हैं कि कुम्भरार से प्राप्त होने वाला चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है। इसका फर्श और छत दोनों जो था लकड़ी का बना था, ठीक है। और
ये यहाँ पे साक्ष्य तो है कि बहुत सारे स्तंभों से मिलकर बना है, लेकिन अब बताया ये जाता है कि लगभग 40 स्तंभ बचे हुए हैं जो पॉलिशदार और चमकदार हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं इसके बारे में। ये भी बोला जाता है कि इसकी लंबाई और हाँ, तो देखिए दोस्तों, मुझको थोड़ा सा लिखने की आदत कम है, बोल ज्यादा रहा हूं, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। तो क्या बोले, 40 स्तंभ मिले हैं। ठीक है, 40 स्तंभ का साक्ष्य बता रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं विभिन्न स्तंभों से निर्मित है, विशालकाय महल था, लकड़ी का बना था ये। ठीक है, फर्श और स्तंभ लकड़ी के बने हुए थे। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ लिखते हैं। बोर्ड का जो मेरा दायरा थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्श कैसा था, फर्श और छत, फर्श और छत जो थे ये आपके थे लकड़ी का बना, और महल जो था या फिर ये जो था बहुत सारे स्तंभों पे खड़ा था, लेकिन 40 पॉलिशदार स्तंभ का साक्ष्य मिला है। इसको आप लिख सकते हैं। इसका वर्णन जो है एरियन और मेगास्थनीज ने भी किया है। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में ये कहा जाता है कि ये गंगा और सोन के संगम पे स्थित था, और इसका जो चारों तरफ जिसको बोल सकते हैं रेलिंग जो था लकड़ी का बना हुआ था, वेदिका बोल सकते हैं या फिर घेराव बोल सकते हैं। ठीक है, लकड़ी का बना था, जिसमें जगह जगह पे छिद्र था, और छिद्र इसलिए बनाया गया था ना कि उस छिद्र से तीर चलाया जा सके, ऐसा वर्णन मेगास्थनीज कर रहा है। और फहियान इसके बारे में वर्णन में क्या कह रहा है, तो फहियान ये वर्णन कर रहा है कि यह देवों के द्वारा निर्मित महल था। तो इतना पॉइंट में आपको लगभग 50, 60, 70 आप बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं अशोक कालीन में। तो अशोक कालीन, ठीक है, अशोक काल मौर्य काल में यदि अशोक की कला की बात की जाए तो हम इसको 4 महत्वपूर्ण विभागों में बांट सकते हैं। पहला है स्तंभ के बारे में। ठीक है, तो पहला स्तंभ है, तो स्तंभ भी 2 प्रकार के स्तंभ था, तो इसमें 2 प्रकार के, एक धम और एक सामान्य प्रकार के। धम क्या था, जिसमें अशोक के धम के बारे में वर्णन किया गया था, तो वो धम स्तंभ थे, पिलर टाइप का, जिसपे राजाओं की प्रवचन कुछ लिखे होते थे। तो इसका जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है, दिल्ली टोपरा से, दिल्ली मेरठ से, इलाहाबाद से, सारनाथ से, लुम्बिनी से, हाँ ये सब, और रामपुरवा एक जगह और है रामपुरवा से। तो धम का साक्ष्य फिर से दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, लुम्बिनी, सारनाथ, रामपुरवा, इन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और जो सामान्य प्रकार का है, धम का जो नियम कानून नहीं है, तो सामान्य प्रकार के जो स्तंभ है वो बसाड़, कोसरा और रामपुरवा से बताया जा रहा है कि बैल का शीर्ष प्राप्त हुआ है। तो आप इसमें ये स्तंभ वाले में ये 2 भाग कर दीजिएगा। मौर्यकालीन जो स्तंभ है इसको हम 2 विभागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है जो धम प्रकार का है, यानी धम से रिलेटेड है। धम क्या था, धम अशोक ने धर्म चलाया था। ठीक है, तो धर्म के जो नियम थे उसमें क्या उसको बोल सकते हैं, उद्धृत किया गया था। ठीक है, और सामान्य प्रकार और उसकी जगह कहां कहां से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो याद रखिएगा आप। अब आते हैं स्तूप के बारे में। तो स्तूप गुंबद क्या था, अन्य स्तूप जो था उसकी बनावट, यानी बहुत प्रकार के स्तूप था, अभी वो भग्नावशेष में कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये गुंबदा पर, ठीक है, बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है हिंदी वर्ड, तो उसको बोल सकते हैं गुंबद आकार बोलिए। ठीक है, थे। अब कर रहा है पाटलिपुत्रा की खुदाई में 3, ठीक है, स्तूप जो है पाटलिपुत्रा में, बाकी तो भग्नावशेष है, लेकिन पाटलिपुत्रा से खुदाई में 3 ये स्तूप की प्राप्ति हुई है। और इसको संबंधित मौर्यकालीन कला से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भी पॉलिश चमकदार पत्थर से बना हुआ है। अब आ जाते हैं कि पाषाण वेदिका क्या होता है। वेदिका का मतलब एक तरह से रेलिंग होता है, रेलिंग का मतलब घेरा होता है।
ठीक है। तो जो स्तूपों को घेरे हुए रहता है उसी को पाषाण वेदिका कहते हैं। तो पाषाण वेदिका, सॉरी थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है यहाँ पे, पाषाण वेदिका जो है ना वो आपको पाटलिपुत्रा से मिले हैं 3। ठीक है। स्तूप की बात किया जाए तो बहुत सारा स्तूप था। स्तूप की बात है तो 84,000 स्तूप को अशोक ने बनाया था। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान नहीं रहा। तो 84,000 स्तूप अशोक ने बनाया था। और तो वही हो गया, स्तूप के घेरने वाले को पाषाण वेदिका बोलते हैं। ठीक है। और ये इसका साक्ष्य बहुत कम ही प्राप्त हुआ, जो भी है भग्नावशेष में टूटे फूटे हैं। तो पाटलिपुत्रा से 3 प्राप्त हुए हैं और जो बने हुए हैं पॉलिश चमकदार पत्थर के बने हुए हैं। अब है गुहा विहार की बात करते हैं। तो गुहा विहार की बात करते हैं तो भिक्षुकों को रहने के लिए अशोक ने गुहा विहार का निर्माण जो है नागा अर्जुनी और बराबर की पहाड़ियों में किया था। ठीक है, इतना पॉइंट में लिख सकते हैं। इसको और विस्तृत रूप से भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये पॉइंट रहेगा, आप इसको जितना विस्तारित कीजिएगा, इसके बारे में जितना जानकारी रखिएगा उतना बेहतर होगा। अब है दशरथ कालीन कला। तो दशरथ कौन था? अशोक का पुत्र था। इसने भी आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ियों में, ठीक है, गोपिका गुफा का निर्माण किया। गोपिका गुफा का निर्माण किया था। और इसी समय में लोमहर्ष की जो गुफा था वो भी प्रसिद्ध था। एक और ऋषि मुनि का लोमहर्ष ऋषि का गुफा भी इसी के समय में प्रसिद्ध था। तो लोमहर्ष के बारे में याद रखेंगे। अब ये दशरथ का जो था ये कहाँ था? नागार्जुनी पहाड़ी में था। नागार्जुनी पहाड़ी में बनाया गया था। किसके लिए बनाया था? तो आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए इन्होंने बनाया था ये गुफा। तो हो गया अब सब गुहा विहार। और यह दशरथ कालीन कला में हम आ गए। अब लोक कला या मूर्ति कला। तो अशोक हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य कला के समय में राजकीय कला का भरपूर विकास तो हुआ ही था। साथ ही साथ राजकीय कला से हटकर सामान्य लोगों के द्वारा लोक कला और मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। तो ये मूर्ति जो किससे बने होते थे? पत्थर से, पाषाण से बने होते थे या फिर मिट्टी के बने होते थे। ठीक है। और उस वक्त जो है ये मूर्ति कला हो या फिर लोक कला है, धातु से बनने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब कह रहा है ये मोर कालीन मूर्तियां जो था पक्षी है, मानव है या खिलौना, ये विषय जो होता था ये होता था। इसीलिए यहाँ ये कहा जाता है कि उस वक्त का जो लोक कला था या मूर्ति कला था वो इन मूर्तियों का बना होता था, मिट्टी का बना होता था और एक तरह से धर्मनिरपेक्ष था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया लोक कला और मूर्ति कला से। हाँ, थोड़ा सा और बात करते हैं। ये तो हम बस गुण बता दिए, ये यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं इसकी वर्णन नहीं हुआ। तो ये कहाँ से? दीदारगंज। ठीक है, पटना के निकट दीदारगंज से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। और भी जगह है दोस्तों, जैसे लोहानीपुर है। तो लोहानीपुर से 2 पुरुषों के मूर्ति मिले हैं जो नग्न रूप में है। एक और जगह है आपका, ये आपका कौन सा जगह हम बोल रहे हैं? लोहानीपुर। दीदारगंज तो याद रखना है। तो यहाँ पे लोहानीपुर 2 जगह है और लिख देते हैं। सिर्फ जगह याद रखना है। एक बुलंदी बाग। तो इसी में आप पॉइंट में ये तीनों जगह का नाम लिख लीजिएगा तो उससे रिलेटेड आप वर्णन कर सकते हैं। क्या क्या हुआ? दीदारगंज, लोहानीपुर और बुलंदी। तो बुलंदी से एक नारी का मूर्ति मिला है जो संपूर्ण रूप से है। ठीक है, बुलंदी बाग से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो खड़ी मुद्रा के आकार में है। और हमने इसके गुण की तो चर्चा कर ही लिया। ये मिट्टी या पत्थर से बने हुए हैं, लोहे से बनी मूर्ति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब रह गया आपका क्वेश्चन था बिहार में इसके प्रभाव का वर्णन करें। तो कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन कला जो था विभिन्न आयामों से परिपूर्ण था। ठीक है, उनकी उसमें बहुत सारी विविधता था। अब कर सकते हैं और भी इस तरह से कुछ पॉइंट।
कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि एवं रचनशीलता में महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है कि मौर्य काल कला का जो विकास है इम्पोर्टेंट रूप से कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ था। तो बिहार में जब मौर्यकालीन कला और संस्कृति का विकास हुआ तो उसके साथ ही साथ बिहार में क्या हुआ, शिक्षा और कला का विकास हुआ। अब है कि मौर्यकालीन कला और यहाँ का जो प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण ही बिहार जो है उस समय भारत में सत्ता का केंद्र के रूप में ये बना रहा। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बिहार के बारे में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, मौर्यकालीन कला पे प्रकाश डालिए और बिहार में इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसको और भी आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो ये रहा मौर्यकालीन कला। तो मौर्यकालीन कला की बात करेंगे। फिर है एक पटना चित्रशैली। पटना चित्रशैली के बाद और क्या हम वर्णन करेंगे, और यही सारा 3 क्वेश्चन इसमें आपका क्या है, कला एवं संस्कृति में मौर्य काल से रिलेटेड पटना कलम चित्रशैली, और एक हो गया पाल काल की, और वही मौर्य काल से प्राप्त बिहार के साक्ष्य के वर्णन करना होता है। तो यही 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। अब हम इस 4 क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो आज का तो एक डिटेल से क्वेश्चन का हो गया। ठीक, मौर्यकालीन कला के बारे में। तो वीडियो को आप देखते रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों फिलहाल हमने ज्वाइन बटन तो हम अपने चैनल पे हमने ऑन कर दिया है। उसमें 3 प्रकार का पैकेज है और उसमें धीरे धीरे कंटेंट जोड़ा जाएगा। और अभी मेन फोकस तो होना चाहिए आप लोगों का, 2 महीना के बाद एग्जाम है, जनवरी के लास्ट में होगा या फिर दिसंबर के लास्ट में की बात तो खत्म हो गया, 2022 की बात हो गया, तो अब जनवरी के लगभग लास्ट की बात या फरवरी तक, तो 2-2.5 महीना पीटी के लिए पहले है। तो फोकस पहले उस पे कीजिए। हमारा जो वीडियो है मॉक टेस्ट फिलहाल प्रीलिम्स के लिए मेनली हमारा आता है, संडे को रहता है वीडियो के रूप में 100 क्वेश्चन का, लगभग 1 घंटा का वो रहता है। उसके साथ मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूँ। फिलहाल उसको मैंने मेंबरशिप जो है सिल्वर का, उसके 29 रुपये वाले में मैंने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी उसमें नहीं ऐड करूंगा। उसको मैंने सिर्फ अभी बना दिया है, धीरे धीरे जब कंटेंट बढ़ेगा तब उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी भी फ्री एंजॉय कर सकते हैं। संडे का जो क्यूज है उसको आप देख सकते हैं, साथ में साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।